हेलो एवरीवन, दिस साइड साक्षी। आज का टॉपिक आपका रीजनिंग का सेट आर रहने वाला है। केवीएस पीआईटी टेस्ट सीरीज़ के अंदर जो हम चल रहे हैं उसमें आर तक आ चुके हैं, तो कंप्लीट सॉल्यूशन रीजनिंग का भी मिल गया है आपको। इसके बाद बाकी भी सॉल्यूशन आपको धीरे धीरे मिल जाएंगे। एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अंदर इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, जीके का और साइकोलॉजी का वो सारे कोर्सेज आपको देखने को मिल जाएंगे। तो फटाफट से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं आप प्ले स्टोर से जाके। बढ़ते हैं आज के अपने क्वेश्चंस पे। ये क्वेश्चन है हमारा 50। ये क्वेश्चन है सेट पी का। ये सेट पी का क्वेश्चन है जो आखिरी क्वेश्चन आपके लिए दिया जाता है। सेट पी का 50th क्वेश्चन कहता है पी डी का भाई है। देखिए ये पी है और डी का भाई है, मतलब पी का जेंडर कंफर्म है और डी ये रहा। एक्स पी की बहन है। अभी एक्स पी की बहन है तो यहाँ पे एक्स बना दो। एक्स पी की बहन है, एक्स पी की बहन है, मैंने बना दिया। इसके बाद कहता है, इसके बाद ये यहाँ से कहता है, ठीक है, यहाँ से हमने ये बना दिया एक्स पी की बहन है। ये दोनों लाइनें हो गई। ए एफ का भाई है, अभी ए और एफ है नहीं। एफ डी की पुत्री है, देखो ये कंफर्म है, एफ डी की पुत्री है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ए एफ का भाई है, ए भाई हो गया एफ का, ये भी कंफर्म हो गया। एम एक्स का पिता है, एम एक्स का पिता है, ये भी कंफर्म हो गया, ठीक है। ये था हमारा डायग्राम जिसमें डी का जेंडर हमें नहीं पता और बाकी सब हमने बना दिया। दोबारा देख लो, पी डी का भाई है, मैंने पी भाई बना दिया, ठीक है। एक्स पी की बहन है तो एक्स बहन है किसकी, पी की, बना दी। इसके बाद कहता है ए एफ का भाई है, ए और एफ में दोनों में ए एफ का भाई हो गया, ए भाई हो गया एफ का। एफ डी की पुत्री है, एफ पुत्री है, डॉटर है मतलब फीमेल जेंडर है, ठीक है, डी की पुत्री है। एम एक्स का पिता है, एम एक्स का पिता हो गया। अब कहता है ए का मामा कौन है, ए कौन है ये। अब इस ए का मामा कौन है ये आपसे पूछा गया, ये सवाल है आपका। देखिए अभी ए और एफ दोनों क्या हैं, भाई बहन है। अब ये दोनों भाई बहन के, ये डी है पेरेंट्स, है ना, डी पेरेंट है, लेकिन ये पेरेंट कौन है, मदर है या फादर है, ये कंफर्म नहीं है डी का। जब हमें डी का पेरेंट कंफर्म नहीं है, अगर देखो ये डी की मदर हुई, मतलब कि ए और एफ जो दो बच्चे हैं इनकी मदर हुई तो ये मामा हुआ कौन, पी, और हमें बताना है ए का मामा कौन है, तब आप पी बोल सकते हैं। लेकिन इन केस ये मदर ना होके फादर हुए, क्योंकि ये बोला है कि एफ डी की पुत्री है, एफ पुत्री है डी की, बस डी का जेंडर तो नहीं बताया था, और आगे ये इसका भाई है और ए का मामा पूछ लिया। लेकिन अगर आपसे ये कह दे कि ये जो डी है ये तो इसके पिताजी थे एफ के, तो उस पिताजी के केस में तो ये भाई हो गया, और भाई हो गया तो उन बच्चों का चाचा हो गया, मामा तो नहीं हुआ ना। सो इसीलिए डी का जब तक आपके पास जेंडर कंफर्म नहीं है आप ए का मामा नहीं बता सकते, तो ये नॉट डिफाइंड है, तो ये नॉट डिफाइंड का केस है, ठीक है, ये डिफाइंड नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये है आपका पहला क्वेश्चन सेट नंबर आर का, ठीक है। आर का पहला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। 363:3 प्रपोर्शन में 572, फिर रेशो में क्या आएगा। तो एक बार पहले खुद से दिमाग चलाइए कि इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आपके पेपर में आ जाए तो वीडियो को स्टॉप करें, स्टॉप करके खुद से निकालें, उसके बाद मैं कराती हूँ, ठीक है। देखिए 363 के साथ में दे रखा है 3। अब इस 363 से ये 3 कैसे बना, देखिए यहाँ से 6 और 3, आगे वाले 2 का अगर मैं जोड़ करूँ, 3 + 6 कितना होता है 9, और इस 9 को किससे डिवाइड करूँ, मतलब पीछे वाले से डिवाइड कर दूँ तो कितना आ जाएगा आपका 3, तो ये आंसर आ गया। सिमिलर वे में 572 है, 7 और 5 होता है 12, और 12 का 2 से भाग देंगे कितना आएगा 6, तो 6 इसका करेक्ट आंसर है। समझ आया, इन दोनों का सम इससे डिवाइड, इन दोनों का सम इससे डिवाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 42 आपका ये दे रखा है डेप्रिशिएट एक वर्ड दे रखा है और ये पूछ रखा है विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, जो आपका नहीं बन सकता। इस डेप्रिशिएट वर्ड से कौन सा वर्ड नहीं बन सकता, तो सोचें एक बार कौन सा नहीं बन सकता। देखिए आर, क्रेडिट, प्राइड, पीस, वी। देखिए यहाँ पे इस डेप्रिशिएट में यहाँ पे ये जो रेप्रीव लिखा हुआ है इसके अंदर वी है, लेकिन इसके अंदर कहीं भी वी नहीं है, तो अपना 4th आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा, 4th। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से डाइस का क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत बार सेट ए से लेके सेट डी तक मैंने आपको कराने हैं और आर पे मैं आ गई हूँ। हर एक पेपर के अंदर डाइस का क्वेश्चन आया है, ऐसा कोई भी पेपर नहीं था अभी तक का जिसमें डाइस का क्वेश्चन मैंने ना कराया हूँ। ये दे रखा है कि आपको बताना है टॉप व्हेन द नंबर एट द टॉप इज़ 3 टॉप पे है तो इसके बॉटम में क्या होगा, मतलब कि 3 टॉप में है तो उसके बॉटम में क्या होगा, मतलब आपसे डायरेक्ट क्या पूछा है 3 के अपोजिट कौन सा नंबर है, ठीक है। इनडायरेक्ट आपसे यही पूछता है, आगे क्वेश्चन को जितना मर्जी घुमा ले। तो 3 के सामने पूछा है क्या होगा, बताइए 3 के सामने क्या होगा। ऐसे कोई भी 2 डाइस उठाएं जिनके नंबर सेम हो, 3 1 उठाओ तो 4 के सामने 2 डेफिनेटली, ठीक है। 4 6 पहला और तीसरा उठाओ, 3 के सामने 5 डेफिनेटली, ठीक है। 1 के सामने 6 हो गया बाय डिफ़ॉल्ट। तो 3 के सामने 5 हो गया, अपना क्या पूछा था, यही तो पूछा था 3 के सामने 5, तो इसका क्या आंसर करेक्ट हो गया, थर्ड आंसर। क्लियर, 43 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44, फिर से एक अच्छा सवाल। सोचिए, इसमें खूब दिमाग चलाइए कि आप 44 क्वेश्चन को अपने तरीके से 10 या 12-15 सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सोचिए। देखिए, दिमाग अगर आपका चला है या नहीं चला मुझे नहीं पता। यहाँ से इस कॉलम से कॉलम से यहाँ कॉलम की बात करेंगे सारी तरफ, तो 11 और 5 कितना होता है 16, ठीक है। 4 और 4 कितना होता है 8, ठीक है। 8 को किससे डिवाइड करें, 16 से, मतलब किससे डिवाइड करेंगे, 8 दूनी 16 या मल्टीप्लाई कह लो, कुछ भी कह लो, मीन्स 8 दूनी 16, ठीक है। यहाँ से 7 और 3 10 और 3 और 1 4, ठीक है ना 10 नहीं, हाँ मैं वही घूम कर, एक सेकेंड, यहाँ पे ना ये देखो, यहाँ पे 13 है, मैंने वो लाइन आ गई थी ना तो 3 दिख रहा था, तो 13 और 7 20, ठीक है। और इधर है 3 और 1 4, तो कितना आ जाएगा 4 5 20। सिमिलर वे में यहाँ पे आप क्या लिखें कि आपका सॉरी क्या करेंगे आप, 5 और 3 8 है, 8 और इधर है आपका, यहाँ पे है 4, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, सोचिए। अगर यहाँ पे 12 आ जाए तो 12 और 20 आपका कितना हो जाएगा 32, है ना, और यहाँ पे 32 आ जाएगा, तो 8 चौक 32। क्लियर हुआ। देखिए मैं एक बार दोबारा बताती हूँ आपको, अगर नहीं समझ आया तो। यहाँ से इन दोनों का सम करना है, फिर इन दोनों का सम, तो आपका कितना हो जाएगा 16 और 8, और बीच में कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, ठीक है। सिमिलर वे में यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, अगर मैं सिर्फ इसी वाले को सॉल्व करके दिखाऊँ, यहाँ पे 15 है, सॉरी 15 नहीं, 4 मल्टीप्लाई नहीं करना, प्लस करना है, 5 और 3 8, और 8 चौक 32 होता है, यहाँ 32 आना चाहिए, तो 20 है, तो क्या आएगा और 12 आएगा, 12 के साथ मेरा सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 कीजिए। कह रहा है रमन इज स्ट्रॉन्गर देन मदन, रमन मदन से बलवान है, ठीक है। देखिए रमन बनाया हमने यहाँ पे, रमन बलवान है मतलब स्ट्रॉन्गर है, किससे, मदन से, ठीक है। इसको अलग अलग डिफरेंट कलर से करेंगे, तो रमन स्ट्रॉन्ग हो गया, मतलब कि ये इधर वाला थोड़ा वीक हो गया, कौन, मदन। तो रमन मदन से बलवान है, लेकिन गोपाल जितना बलवान नहीं है, मतलब कि गोपाल इससे ज़्यादा बलवान होगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट कहता है श्रीपाल गोपाल से बलवान है, श्रीपाल गोपाल से बलवान है। अब जो श्रीपाल है वो गोपाल से ज़्यादा बलवान है, लेकिन अमर जितना बलवान नहीं है, लेकिन अमर जितना नहीं है, मतलब कि अमर यहाँ होगा, मतलब अमर इससे ज़्यादा बलवान है, ठीक है। अमर तरुण से कमज़ोर है, अब अमर जो है वो तरुण से कमज़ोर है, अमर कमज़ोर है तरुण से, इसका कहने का क्या मतलब है कि तरुण उससे ज़्यादा बलवान हो गया, क्योंकि अमर कमज़ोर है, अमर कमज़ोर है मतलब वीक है, दैट मीन्स जो तरुण है वो ज़्यादा बलवान है, लेकिन वरुण जितना कमज़ोर नहीं है, लेकिन वरुण जितना कमज़ोर नहीं है। कह रहा है अमर कमज़ोर है तरुण से, लेकिन वरुण जितना कमज़ोर नहीं है, यहाँ वरुण है कहीं, ठीक है, लेकिन वरुण जितना कमज़ोर नहीं है, मीन्स वरुण से ज़्यादा ताकतवर है कौन, अरुण, अमर, सॉरी ए वाला जो है अमर है। इनमें से सबसे बलवान कौन है, तो देखिए आपका यही बना होगा MRGSVAT, अगर आपने स्टॉप करके खुद से निकाला था
तो मेरा ये बना है। तो सबसे बलवान कौन है? सबसे बलवान मेरा ये आया है। कौन आया है? टी। टी कौन है? तरुण। तरुण के साथ मेरा कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? 45 का थर्ड ऑप्शन। ठीक है, 45 का थर्ड ऑप्शन तरुण आंसर है। ठीक है, तरुण सबसे ज़्यादा बलवान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को स्टॉप करो, खुद से निकालो कि 2, 6, 12, 20, 30, 42 और 56 कैसे कर सकते हैं। देखिए 4 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस, फिर 6 का डिफरेंस, फिर 8 का डिफरेंस, फिर 10 का डिफरेंस। ये तो सिंपल था, 2 के डिफरेंस बढ़ रहे हैं। देखिए 4 का डिफरेंस, 12 में से 6 गए 6, फिर 8 का, फिर 10 का, फिर 12 का, फिर 14 का, और फिर कितने का होएगा? 16 का। तो 16 का 56 में 16 जब आप जोड़ेंगे 12 और 72, 72 के साथ मेरा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। 46 का ऑप्शन थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है 47। 47 कहता है एक पंक्ति है, 5 पर्सन, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 पर्सन एक पंक्ति में बैठे हैं, 5 व्यक्ति MNOPQ अपने समक्ष किसी पंक्ति में इस प्रकार बैठे हैं कि आपके समक्ष का मतलब ऐसे बैठे हैं वो। अब आपका फेस कहाँ है और आपकी नोटबुक कहाँ है? तो मीन्स वो आपके साइड फेस करके बैठे हैं। ठीक है, देखिए जब भी वो आपकी साइड फेस करके बैठे हैं मीन्स वो आपसे अपोजिट है। आपसे अपोजिट है मीन्स जो आपका राइट है वो उसका लेफ़्ट होगा। मतलब देखो हमारा राइट यहाँ है, आप अपनी जो जिस हैंड से लिख रहे हैं आपने इस राइट हैंड से लिखा, और ये आपका लेफ़्ट है। लेकिन जो इधर से बंदा बैठा है, इधर वाले सामने वाले, इनका ये हो जाएगा लेफ़्ट और ये हो जाएगा राइट। बस इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आपका राइट सामने वाले का लेफ़्ट होगा और आपका लेफ़्ट सामने वाले का राइट होगा। ठीक है, इस चीज़ का बहुत अच्छे से याद रखना होता है। हाँ, अगर वो आपकी साइड ही बैठे होते फेस करके, तो अगर वो ऐसे बैठे होते तो वही होता कि ये मेरा राइट है तो इनका भी राइट, ये मेरा लेफ़्ट है तो इनका भी लेफ़्ट। ठीक है, लेकिन अभी ये चीज़ नहीं यूज़ करनी, तो मैं इसको हटा देती हूँ। ठीक है, देखिए पढ़िए। MNOPQ आपके किसी समक्ष बैठे हैं, PQ के दाएं बैठा है तथा NQ के, पहले ये देख लो कि कोई कॉर्नर में बैठे हैं। P is on the left of O and is on the right of Q, M is on the right of O and N is on the left of P if Q occupies a corner position। देखिए कह रहा है Q occupies a corner position, कह रहा है अगर Q ऑक्यूपाई करता है कॉर्नर पोजीशन। अब इसमें करने के आपके पास 2 तरीके हैं, क्योंकि कॉर्नर ये भी और कॉर्नर ये भी है। अब Q को कौन से कॉर्नर में बिठाएं? तो सपोज करो आप Q को इस कॉर्नर में बिठाते हैं, तो अब Q की लाइन देखो, N इज़ ऑन द राइट ऑफ Q। अब N Q के राइट साइड में होना चाहिए। अब यहाँ तो इसके राइट में तो कोई जगह ही नहीं बची है ना, अब इसके राइट में तो कोई आपकी जगह ही नहीं है, तो आपको Q यहाँ पे बिठाना है। ठीक है, Q यहाँ बैठेगा। अब Q के राइट में N इज़ ऑन द राइट, N जो है राइट में होना चाहिए Q के। अब Q का राइट कौन है? देखिए राइट इस साइड है ना, यहाँ पे यहाँ पे N बैठेगा, यहाँ पे राइट बोल रही हूँ तो मैंने आर ही बिठा दिया, यहाँ पे N बैठेगा। क्लियर? तो हमारी कौन कौन सी लाइन हो गई अभी? एक तो लास्ट हो गई, इफ़ Q ऑक्यूपाइज द राइट कॉर्नर पोजीशन, N इज़ ऑन द लेफ्ट ऑफ P, N P के लेफ्ट में है, N P के लेफ्ट में है, तो N P के लेफ्ट में हो गया। ठीक है, इसके बाद कहता है P इज़ ऑन द लेफ्ट ऑफ O, P इज़ ऑन द लेफ्ट ऑफ O and N is on the right of Q, N is on the right of Q, Q के right में। if M is on the right of Q and N is on the left of Q, और बचा कौन? M। तो ये बन गया हमारा who is sitting in the center। सेंटर में कौन है? सेंटर में तो P है। थोड़ी गड़बड़ लग रही है मुझे इस क्वेश्चन में। आंसर क्या है इसका? 47 का। हाँ, 47 का फोर्थ ऑप्शन है करेक्ट, तो P सेंटर में है। ठीक है, सो आपका P आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़के के साथ जाती हुई महिला किसी दूसरी महिला से रास्ते में मिलती है तथा लड़के से उसके संबंध के विषय में पूछे जाने पर वह कहती है कि मेरे मामा तथा इसके मामा के मामा भाई हैं। तो देखिए क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करें कि लड़का और महिला ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं और किसी और महिला को वो महिला बता रही है जो लड़के के साथ जा रही है, क्या कहती है कि वह मेरे मामा, मतलब महिला के मामा, एक सेकेंड,
ये महिला, ठीक है, महिला के मामा, महिला के मामा, वह मेरे मामा तथा इसके मामा। वह कहती है कि मेरे मामा और इसके मामा के मामा भाई हैं। अगर मैं मान लूँ कि लड़का महिला से किस प्रकार संबंधित है, अगर लड़का मैंने मान लिया पुत्र है, अगर मैंने वो लड़का मान लिया वो महिला का पुत्र है, तो वो कह रही है कि महिला का मामा और उस लड़के के मामा का मामा भाई हैं। तो लड़के का मामा कौन हो गया, लड़के का मामा इस महिला का भाई हुआ, इस बच्चे का मामा, ठीक है, भाई। वेट, ठीक है, इस महिला का जो भाई होगा वो इस लड़के का मामा है। आगे इसका मामा, आगे इसका मामा कौन हुआ, इस महिला का मामा और इसका मामा तो एक ही हुआ ना। और यहाँ पे अगर एक और मामा बना दें तो वो दोनों भाई भाई बना दिए, ये दोनों मामा हो गए इस बच्चे के भी, मतलब इस लड़के के भी और इस महिला के भी। हाँ, तो करेक्ट हो गया, ये सन ही हो गया, इसका फर्स्ट आंसर सन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। यदि प्लस का अर्थ, यदि डिवाइड का अर्थ प्लस है, माइनस का अर्थ डिवाइड है, मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस है, तो 36 मल्टीप्लाई -4 है ना, और माइनस माइनस मीन्स डिवाइड, 8 मल्टीप्लाई -4, ठीक है, 4 प्लस 8 मल्टीप्लाई -2 प्लस मल्टीप्लाई 16 डिवाइड +1। ठीक है, ये बना होगा आप सबका 36 -4। अब इसको करें सॉल्व। लास्ट में आपका डिवाइड क्या है, डिवाइड, ठीक है। सो इधर देखिए, यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 माइनस होगा तो 32, फिर डिवाइड 8 है ना, -4। अभी नीचे वाला बाद में सॉल्व करेंगे। तो 8 चौक 32, 4 -4। नीचे वाला सॉल्व भी मत करो, क्यों मत करो, क्यों बोल रही मैं नीचे वाला सॉल्व भी नहीं करना, क्योंकि मेरा ऊपर वाले से ही 4 - 4 आ गया, 4 - 4 हो गया 0। 0 के नीचे कोई भी संख्या आ जाए, 10 20 50 कुछ भी आ जाए, XYZ, तो वो 0 ही हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ नीचे वाली को आप सॉल्व ही नहीं करोगे, क्योंकि ऊपर वाली स्टेटमेंट ने ही 0 दे दिया। तो आपका कितना आंसर करेक्ट हो जाएगा, सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है 49 का। तो आज का आखिरी क्वेश्चन आप सबके लिए होमवर्क में रहेगा। इस होमवर्क को आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये कमेंट क्या करना है, एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, फर्स्ट सही होगा वेन डायग्राम, सेकंड सही होगा, थर्ड सही होगा या फिर फोर्थ सही होगा। तो वीडियो कैसा लगा है बता सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।